हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर साउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके थर्ड मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 10 से 12 नंबर का ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने वर्क चैप्टर में पढ़ा होगा। इसके अलावा हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सब आपने एनर्जी को पिछले चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ में देख लिया होगा। साउंड भी उसी की तरह की एक एनर्जी है विच मेक्स अस हियर। तो जो सेंसेशन हमारे कानों में हमें फील होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हो, स्क्रैच कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये सब प्रोड्यूस करता है साउंड। जैसे ढोल को हम क्या करते हैं? पीटते हैं। तो ढोल को जब बजाते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ट्यूनिंग फॉर्क से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ देखिए डायग्राम दिया हुआ है ट्यूनिंग फॉर्क का। यहाँ से आप जब इसको यहाँ इससे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क पे, तो ये वाइब्रेट होता है और वाइब्रेशन के साथ साथ ये क्या निकलती है? यहाँ से साउंड एनर्जी निकलती है। बात प्रोपोगेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों के एकदम भी समझ में नहीं आता, लेकिन आज आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मीडियम क्या होता है। तो देखिए, साउंड के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। ठीक है, साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मीडियम क्या है? द सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड इज ट्रेवल। ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमारे लिए मीडियम है साउंड के लिए। ठीक है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड में कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे अधिक सॉलिड में स्पीड होती है, उसके बाद लिक्विड में, इसके बाद गैस स्टेट में। ठीक है, अब ये ट्रेवल कैसे करता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो देखिए, जब हम बोलते हैं, जब कोई स्पीक करता है, तो उसके जो आसपास का एरिया है, उसके आसपास का जो एयर है, वो क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है भाई, हम बोलते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं? प्रेशर। ठीक है, अगर आप हाथ लगा के भी देखेंगे मुंह के आसपास तो आपको एक प्रेशर फील होगा। तो इस प्रेशर से क्या होता है? इस प्रेशर से जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट वाइब्रेट जुम्बा जुम्बा करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। अब जब वो वाइब्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली अपनी मीन पोजीशन से वो इधर उधर वाइब्रेट करेंगे, अपनी मीन पोजीशन से इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, यानी टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, जैसे पेंडुलम करता है टू एंड फ्रो मोशन। और जैसे ही वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, जैसे अपनी मीन पोजीशन से वो इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, तो वाइब्रेट करेंगे, तो ये आसपास के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको क्या कर देंगे? ये वाइब्रेट कर देंगे। अब वाइब्रेट करने पर एक बार इनका कंप्रेशन होगा, यानी एक बार हाई डेंसिटी वाला रीजन बनेगा, ठीक है, और एक बार लो डेंसिटी वाला रीजन बनेगा। तो जहां हाई डेंसिटी रीजन बनता है उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, और जहां लो डेंसिटी वाला रीजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेयरफेक्शन। ठीक है, तो जब ये आसपास के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर देगा, तो देखिए यहां कंप्रेशन बना, क्योंकि यहां पार्टिकल पास पास आ गए। अब ये पार्टिकल्स कहां जाएंगे? दूर दूर। अब दूर दूर आएंगे तो इनके पास हुआ रेयरफेक्शन, और ये जब रेयरफेक्शन करेंगे तो ये दूसरे पार्टिकल पर क्या लगाएंगे? एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और उस प्रेशर से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो उनमें हो जाएगा कंप्रेशन। इसी तरह से कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये आप देख सकते हैं। एक बार कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। इस तरह से साउंड जो है वो ट्रेवल करता है। एक चीज ध्यान देने वाली ये है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो एरिया हाई डेंसिटी का बन जाता है, उसको कंप्रेशन बोलते हैं। और एक बार लो प्रेशर और लो डेंसिटी का बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम रेयरफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है। और जो वाइब्रेशन हो रहे हैं किसके? एयर पार्टिकल्स के। जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं एयर पार्टिकल के, वो भी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ही हो रहे हैं। तो डायरेक्शन of vibration of particles in the direction of
प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी जिधर वेव चल रही है अगर उधर ही हमारे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ वेव दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल और इज द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान दीजिएगा, तो साउंड हमारी क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है। अब साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। जो वेव साउंड, जैसे साउंड है तो वो मैकेनिकल वेव है, तो इसके लिए मीडियम चाहिए, ये बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, तो ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक है। एक लाइट वेव भी है। ठीक है, लाइट को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन साउंड को मीडियम की आवश्यकता है, इसलिए साउंड क्या कहलाती है? मैकेनिकल वेव। जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, अगर आप एक बेल जार ले लें और यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दें और अंदर एक बेल लगा दें, ठीक है, और बेल को आप रिंग करेंगे, जब बेल को आप रिंग करेंगे तो आपको बेल सुनाई बाहर नहीं देगी। इससे ये सिद्ध हो ही जाता है कि अगर वैक्यूम में आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करता है, इसीलिए साउंड एक कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। ये एक्सपेरिमेंट से आप इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का मैं बता ही चुका हूं, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या रहा है? मान लीजिए आपने यहां से एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, यहां आपने उसको एक फिक्स कर दिया, तो इस तरह के जब आप उसको वाइब्रेट करोगे तो इस तरह के वाइब्रेशंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं? जब आप एक रस्सी को एक सिरे पर पकड़ के हिलाएं और दूसरे सिरे पर आप उसको फिक्स कर दें तो इस तरह के वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है। यहां देखिए जो जो पार्टिकल्स हैं रोप के, वो ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हैं, जबकि वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है। और वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो अगर वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वेव के, तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ध्यान रखना, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी इसके वाइब्रेशंस के जो वाइब्रेशंस होते हैं इसके, ये वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से वेव चल रही है लेकिन वाइब्रेशन हो रहे हैं पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन। क्लियर? चलिए अगला चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि जहां कंप्रेशन होता है वहां हमने इसको ऊपर दिखाया है और जहां रेयरफेक्शन हुआ है उसको हमने वेव फॉर्म में नीचे दिखाया है। ठीक है। ये वेव फॉर्म बनाई है हमने डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस की। ठीक है। जब आप डिस्टेंस वर्सेस डेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो जहां कंप्रेशन होगा उसको हमने अपर साइड में दिखा दिया है और जो रेयरफेक्शन होगा उसको हमने लोअर पार्ट में दिखा दिया है। तो इस तरह से कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन शो करता है, ये रेयरफेक्शन शो करता है, ये कंप्रेशन शो करता है, ये रेयरफेक्शन शो करता है। क्लियर है? यहां आप रिप्रेजेंटेशन में देख भी सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिस्टेंस है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है। अब यह ध्यान दीजिएगा, किन्हीं भी दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ्स के बीच की दूरी को हम वो क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ, दो क्रस्ट के बीच की दूरी, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लैम्डा, वेवलेंथ। ठीक है। और एक चक्कर में जितना समय ले रही है ये वेव ट्रेवल करने में, यानी एक सेकंड में कितने कंप्रेशंस या वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रियरफ्रैक्शन और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कितने नंबर ऑफ कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन हो गए एक सेकंड में, हम घड़ी लगा लेंगे, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रियरफ्रैक्शन हुए, कितने नंबर ऑफ कंप्रेशन हुए, वही सब क्या कहलाता है? हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और
एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन होने में कितना समय लगा, उसी को बोलते हैं एक टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हैं ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है। ठीक है, ये लैम्डा को शो कर रहा है। ये देखिए एक कंप्रेशन और क्रेस्ट और एक ही कंप्रेस दूसरे कंप्रेशन की क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, अब वेवलेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, है अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहा है, यानी कितना कंप्रेशन में है और कितना वो रेयरफेक्शन में है, यानी अपनी मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल्स कितना डिस्प्लेस हो रहा है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, यानी अपनी मीन पोजीशन से वो कितना इधर जा रहा है, कितना इधर जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी अगर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से, ठीक है, जितनी भी दूरी तय करता है उसी डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशंस भी हैं, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और कि ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना स्मॉल एफ। इसकी जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उन्होंने इसको बताया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम जो है वो पड़ गया हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, ये तो पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों टाइम पीरियड की। तो टाइम टेकिंग टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन अपोजिट होता है, तो F इक्वल टू 1/T या T इक्वल टू 1/F। क्लियर, टाइम पीरियड की यूनिट आप जानते ही हैं, टाइम किसको हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना ये डिस्प्लेस हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। मान लीजिए अपनी मीन पोजीशन यहाँ पे था तो यहाँ तक आ गया, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा इसका। एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस है, इसको हम मीटर में ही देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पिच। देखिए पिच क्या होती है, इट डिपेंड्स द फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस। पिच से हम ये पहचान पाते हैं कि किस तरह का हमारा साउंड है। ठीक है, वुमेन का साउंड है, बच्चे का साउंड है, या फिर एक एडल्ट का साउंड है, तो इसको हम पहचान पाते हैं उसकी पिच से, उसकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी। ठीक है, और जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी उतनी लो पिच होगी। क्लियर, ए वुमेन वॉइस इज श्रिल हैविंग अ हाई पिच। आपने देखा होगा जो औरतों की आवाज होती है वो काफी श्रिल होती है, ठीक है, और हाई पिच वाली होती है, जबकि मेन की आवाज डीपेन होती है और लो पिच वाली होती है। लाउडनेस, द लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। लेकिन लाउडनेस जो टर्म है ना, ये रिलेटिव टू आवर ईयर है, कि हमें कौन सा साउंड लाउड सुनाई देगा, कौन सा साउंड लाउड सुनाई नहीं देगा। ये हमारी कान की क्वालिटी पे निर्भर करता है कि हमें कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है, लाउड सुनाई। ऐसा भी हो सकता है कि सेम इंटेंसिटी के साउंड हो, लेकिन एक की आवाज हमें लाउड सुनाई दे रही हो और एक की आवाज हमें कम सुनाई दे रही हो। ठीक है, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है डेसिबल, ध्यान रखना डीबी। ठीक है, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड ग्रेटर द एनर्जी, लाउडर द साउंड शॉर्ट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लाउडनेस हमारी ईयर पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा साउंड अच्छा सुनाई दे रहा है, कौन सा सुनाई नहीं दे रहा है, क्वालिटी और लाउडनेस में। ठीक है, क्वालिटी क्या होती है, टिम्बर और क्वालिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय इट। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड में कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, जबकि नॉइज हमें कैसी लगती है, खराब लगती है। ठीक है, सुनने में। इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। अगर सेम पिच और सेम लाउडनेस का साउंड है तो उसको हम इसके बिहाफ पे हम उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, जबकि हम अगर सेम पिच और सेम लाउडनेस का साउंड है तो उसको कैसे पहचानेंगे, क्वालिटी के बेसिस पे। ठीक है, साउंड इज अ सिंगल, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो उसको टोन बोलते हैं,
और मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है तो उसको नोट बोलते हैं, ठीक है। नॉइज इज अ अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है, जो हम सुनना नहीं चाहते। इसके बाद वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वेलोसिटी की अगर सिंपल डेफिनेशन देखूं मैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, वेलोसिटी या स्पीड हम साउंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना रखते हैं हम, लेमडा, भाई वेवलेंथ के बराबर ही तो रखते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा वेवलेंथ लेमडा अपॉन टाइम, कितना है, टाइम पीरियड के बराबर। ध्यान रखिएगा यहाँ डिस्टेंस में वो नहीं रखेंगे लीनियर डिस्टेंस, यहाँ पे वेवलेंथ रखेंगे, क्योंकि वेवलेंथ एक डिस्टेंस है जिसमें वो एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है, यानी एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जाती है कॉन्जिक्यूटिव। तो यहाँ v इक्वल टू लेमडा यानी वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन एफ, तो एफ पहुंच गया ऊपर, तो v इक्वल टू क्या हो गया, एफ लेमडा, या न्यू लेमडा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एफ को हम न्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और वेलोसिटी और वेवलेंथ का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं सोनिक बूम। सम एयरक्राफ्ट्स, बुलेट्स, रॉकेट्स हैव अ सुपरसोनिक स्पीड। देखिए कुछ बुलेट्स, एयरक्राफ्ट या रॉकेट जो होते हैं उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है, और वो एयर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लोसिव साउंड, बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम शॉक वेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉक वेव, ठीक है। और ये इतनी पावरफुल होती हैं कि ये आसपास के खिड़की दरवाजे अगर हों, घर होंगे आसपास, तो उनको भी ब्रेक कर सकती हैं। इसी को बोलते हैं हम सोनिक बूम, ठीक है। अगर साउंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो वो सुपरसोनिक स्पीड है, ठीक है। और वो जो वेव प्रोड्यूस करता है वो शॉक वेव होती है, जिससे सोनिक बूम क्रिएट होता है। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए जनरली जो हम लाइट में रिफ्लेक्शन देखते हैं वही है कि जब वेव ट्रेवल करती है, ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो उसी मीडियम में वापस पहुंच जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। टकराने के बाद उसी मीडियम में वो वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ एंगल ये आई बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एंगल आर। तो आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ यही कहता है रिफ्लेक्शन का, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ जो एंगल आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसपे ये लाइट इंसिडेंट हुई है, ये बीच में नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल से ही नापते हैं एंगल, ध्यान रखिएगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड साउंड और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, तभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तीसरा, ये तीनों जो है नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए सेम प्लेन में है तीनों, ठीक है, इसका कोई खास है नहीं। इसके बाद इको। देखिए जो हम साउंड सुनते हैं रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक पहुंचता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इको। द रिपीटेशन ऑफ साउंड, एक्चुअली रिपीट होकर आ रहा है वो हमारा साउंड, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको, ठीक है। आपने देखा होगा कुएं में या फिर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो जब बोलते हैं तो वहां आपको इको सुनाई देता है, आपकी आवाज ही आपको रिपीट होकर वापस आती है, ठीक है। अब इस इको को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे कानों में जो हमारा आवाज रहती है, साउंड रहता है, वो 0.1 सेकंड तक रहता है। अगर कोई साउंड 0.1 सेकंड के बाद हमारे कानों में आ रहा है तो हमें इको सुनाई देगा, अदरवाइज इको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए एक मिनिमम डिस्टेंस भी होनी चाहिए कि कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए इको सुनने के लिए, ठीक है, क्योंकि 0.1 सेकंड से टकरा के वापस ना आ जाए हमारी आवाज, 0.1 सेकंड के बाद आनी चाहिए, तभी हमें इको सुनाई देगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, आइए चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको। देखिए स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें पता है 344 मीटर पर सेकंड होती है एयर की एट 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 22 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर बढ़ने पर जो स्पीड है साउंड की वो भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटने पर साउंड की स्पीड भी घट जाती है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो टाइम दे रखा है हमें 0.1 सेकेंड, यानी इसके बाद आना चाहिए जो भी साउंड आना चाहिए हमारे कानों में, ठीक है। हमारे पास स्पीड है, हमारे पास साउंड का टाइमिंग है, कब साउंड का टाइम हमारे कानों में पड़ना चाहिए। क्या हम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 344, ठीक है, और टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 34.4 मीटर। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है ऑब्जर्वर यहाँ से बोल रहा है, उसको इको सुनाई दे रहा है, और यहाँ से ये साउंड वेव गई टकरा के ये वापस आ गई उसके कानों पे, तो उसको इको सुनाई दे रहा है।
अब ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की है ये दोनों वाली डिस्टेंस है, लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच की, तो हमें इसको आधा करना पड़ेगा। तो 34.2 को हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। आधा करने के बाद जो डिस्टेंस आती है दैट इज 17.2 मीटर। यही डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इसके बाद हम ई को सुन सकते हैं। ठीक है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस कितनी होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 17.2 एट 22 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन मतलब मल्टीपल जगह से साउंड अगर आपके कानों में आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, तो आपको साउंड जो है वो इको न सुन के अजीब सा नॉइज सा सुनाई देगा। मतलब द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेशन, मल्टीपल रिपीटेशन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल, सीलिंग्स एंड फ्लोर। फ्लोर से भी कानों में आ रहा है, सीलिंग से भी टकरा के आ रहा है, और वॉल से भी टकरा के आपके कानों में आ रहा है। ठीक है, बड़े ऑडिटोरियम में होता भी है, गूंजती है आवाज। ठीक है, वो आपके समझ में नहीं आती। ठीक है, उससे क्या होता है, आपके कानों में प्रॉपर आवाज नहीं सुन पाते आप, उसी को रिवर्बरेशन बोलते हैं। इफ रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग, साउंड बिकम्स ब्लर्ड, डिस्टॉर्ट एंड कंफ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड एक दूसरे में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर्टेन लगा दें जो क्या कर सके, इनको एब्जॉर्ब कर सके साउंड वेव को। ठीक है, कारपेट आर पुट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे कारपेट डाल दें जिससे वो साउंड जो है वो टकरा के वापस ना आए। ठीक है, सीट आर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग अ साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। ऐसी सीट लगाएं ऑडिटोरियम में जिससे साउंड जो है वो टकरा के वापस ना आ पाए। ठीक है, एब्जॉर्ब कर ले उसको। एप्लीकेशंस क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है। ठीक है, मेगाफोन्स, लाउड स्पीकर, आपने देखा होगा लाउड स्पीकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आवाज को थ्रो करते हैं, जैसे मेगाफोन्स है, भपू है। ठीक है, बल्ब है, ठीक है, ट्रम्स है, ये सब एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, शहनाई है, ये सब एक ही डायरेक्शन में साउंड को प्रोपोगेट करते हैं। तो हमें वही चाहिए, जिस डायरेक्शन में हमें भेजना है उस डायरेक्शन में जाए। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं, ये लंग्स की फेफड़ों में जो सरसराहट होती है उसको सुनते हैं, ये भी रिफ्लेक्शन का एक फेनोमेना है। ठीक है, ठीक है, एक और, द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल आर मेड कर्व्ड सो दैट द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सीलिंग रीचेज ऑल पार्ट। ठीक है, कर्व्ड बनाई जाती हैं सीलिंग्स, आपने देखा होगा पिक्चर हॉल में कर्व्ड बनाई जाती है, ताकि जो साउंड है वो प्रत्येक जगह तक, प्रत्येक सीट तक पहुंच सके। ठीक है, अब आ रहा होगा आपकी समझ में आई थिंक। इसके बाद रेंज ऑफ हियरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारी जो रेंज ऑफ हियरिंग है वो 20 हर्ट्ज से लेके हम सुन पाते हैं 20 किलो हर्ट्ज तक। इसको 20,000 भी बोल सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज होता है 20 किलो हर्ट्ज में। ठीक है, तो हमारी जो रेंज है दैट इज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर्स एंड डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। ठीक है, चिल्ड्रन जो है वो यंगर एज के वो 25 किलो हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं, हम हमसे ज्यादा सुन सकते हैं वो। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। अगर 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी है तो उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब जो इंफ्रासोनिक साउंड है वो कौन प्रोड्यूस कर सकता है और कौन सुन सकता है, ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, राइनोसेरोसस कम्युनिकेट ईच अदर बाय फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 5 हर्ट्ज। ठीक है, एलिफेंट एंड व्हेल्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड, अर्थक्वेक प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। देख लीजिएगा, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, कौन इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, डॉग्स, ठीक है, डॉल्फिन्स, बैट्स, रैट्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स। बैट एंड रैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। आपने देखा होगा बैट जो है टकराती नहीं है किसी से, तुरंत वो अपना रास्ता बदल लेती है, चमगादड़ जो होती है वो इसी एप्लीकेशन पे निर्भर है कि अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, जब वो टकरा के उसके कानों में पड़ती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। देखा होगा आपने, जैसे मान लीजिए हार्ट की इमेज है। ठीक है, ये हार्ट जो है हमारे अंदर है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये साउंड वेव को भेजा, अब ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे कहाँ आएंगी, रिफ्लेक्ट होकर इस मान लीजिए स्क्रीन पर आएंगी और हार्ट की जो है इमेज वो क्रिएट कर देंगी, और हार्ट में अगर कोई दिक्कत होगी तो वो भी वहाँ विजिबल हो जाएगी। तो बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड का फेनोमेना है कि अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है, और इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की जो इमेज बनती है, और जो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हमारे इसी साउंड, अपर साउंड जो अल्ट्रासाउंड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, सोनार। ठीक है, सोनार वर्ड जो है स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये बेसिकली जो सी जो होते हैं उनकी हाइट को मेजर करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है,
एप्लीकेशन इसका वही है कि जो सी लेवल होता है उसकी हाइट को हम मेजर कर पाते हैं, एक सिग्नल भेजते हैं और कितने टाइम में वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस आया वो टाइम को मेजर कर लेते हैं। स्पीड हमें पता ही होती है वाटर में कितनी स्पीड होती है साउंड की, तो इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सोनार इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन और डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।